पिछले वीडियो में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप लोगों को इस चीज़ का जिक्र किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या थे, उनकी असफलताओं पे आज हमने उसमें भी असफलताओं के बारे में भी चर्चा किया था। असफलताएं मैंने बताई थी कि परिषद में सदस्य थे और उन सदस्यों का आपस में ही जो है, चूंकि 5 की कोरम थी, मैंने उनके नाम बताए थे, गवर्नर जनरल और साथ में 4 लोग और थे। इन पांचों का आपस में मतैक्य नहीं होता था, किसी भी चीज़ में उनकी एक विचारधारा नहीं होती थी, किसी भी निर्णय पर वो आपस में इतना बटे होते थे कि कोई भी डिसीजन पास नहीं हो पाता था इनकी तरफ से। वहाँ पे ये एक कमी रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत ज़्यादा रही। फिर दूसरा जो है, मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, इन दोनों का भी आपस में जो परिषद थी, इनफैक्ट गवर्नर जनरल के स्थान पर परिषद की बात करेंगे हम। परिषद ये इनके निर्णयों को, एक दूसरे के निर्णयों को जो है तवज्जो नहीं देते थे। इसके कारण क्या हुआ कि इनमें भी क्लैश होने लगा। तो एक तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट को जो है उसमें संशोधन आवश्यक हो गया था। 1786 में इसी अधिनियम में संशोधन किया गया था। उसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक जितना भी जो प्रतिवादी होंगे उनमें पहले क्या कर रहा था सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे कि वो इंग्लैंड में जो कानून था उसी कानून के आधार पर कंपनी के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वो अपना निर्णय देता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अब जो अभी भारतीय जो भी जनता थी, भारतीय जनता, उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जो है पक्षकार जो होते थे उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उनको निर्णय देना होता था। तो ये तो एक बात हो गई इस अधिनियम में 1786 का संशोधन अधिनियम था। और दूसरा ये था कि जो परिषद, गवर्नर जनरल जो अपना नियम बनाते थे उनको सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं होता था। वो कंपनी के कार्यकर्ता जितने भी थे सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। वो शासकीय रूप से अगर जो कार्य करते थे कंपनी के कार्यकर्ता, वो सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए शासकीय रूप में किए कार्यों के लिए। तो ये 1786 में जो है थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। मेन जो लैंडमार्क एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1786 में, 1786 पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? ये प्रावधान बताने से पहले मैं एक बार इसके कारणों के बारे में बताना जरूरी आवश्यक समझता हूँ इस चीज के लिए। सॉरी 1786 में, इट वाज 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके पहले जो कारण क्या थे, क्या भूमिका बनने लगी थी कि इसको लाने की आवश्यकता पड़ गई। पहली चीज तो आपको पता होगा 1783 ये ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा सदमे का साल था। ये इस साल अमेरिकी उपनिवेश उसके हाथ से चला गया था। पेरिस की संधि हुई थी, आपको पता होगा, पेरिस की संधि हुई और वहां से ब्रिटेन के हाथ से ये उपनिवेश चला गया था। तो अब ब्रिटेन को ये श्योर करना था कि जो अगला उपनिवेश हमारे हाथ में है वो मजबूती से हमारे हाथ में बना रहे, और इसलिए उसको एक संस्थागत रूप देना था। अभी तक क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट प्रारंभिक एक तरीके से प्रावधान था, किसी तरीके से उसको जो है इतना गंभीरता से नहीं देखा गया था। लेकिन अब जो प्रावधान आना था वो बहुत ही गंभीरता से उसके ऊपर विचार करना था। दूसरा कारण एक ये था, दूसरा ये था कि युद्ध, मराठा, आपको पता होगा कि मराठाओं के हाथों, और प्रथम मराठा युद्ध आपको पता होगा, इसी बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसका समय आपको पता होगा 1775 1782 तक, ये 7 साल युद्ध चला। बंबई के क्षेत्र में जो है ये युद्ध चला वहां पे। और ये खत्म कब हुआ? खत्म ये हुआ है आपका सालबाई की संधि। सालबाई की संधि आपको पता होगी, सालबाई की संधि से समाप्त हुआ 1782 में। साथ में द्वितीय आंग्ल
मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध ये भी चला 1779 से 1784। ये समाप्त हुआ मंगलौर की संधि से। मंगलौर की संधि, इन दोनों युद्धों में ब्रिटेन को ठीक ठाक क्षति हो चुकी थी, ना जीते नहीं, हारे नहीं तो जीते भी नहीं थे, तो बिना कुछ पाए इनके ऊपर ठीक ठाक जो है इनके ऊपर आर्थिक क्षति इनकी हो चुकी थी। तो ये एक समस्या हो रही थी। तीसरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट रही, 17 आपको पता है कि लिबरेटिंग एक्ट के टाइम में जो उसको क्रियान्वित करने का समय था वो वारन हेस्टिंग्स का था। वारन हेस्टिंग्स एक बहुत ही आकंठ, मतलब एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो जिसके ऊपर जो है महाभियोग चला, यहाँ जाने के बाद उसके ऊपर महाभियोग चला, इतना भ्रष्टाचार उसने किया। नंद कुमार की बेगम, नंद कुमार का एक मामला था वहां पे, आपको मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। वहां पे उसने कुछ आरोप लगाए, अवध की बेगमों से जो है उसने बहुत सारा जो है पैसा लिया। और हाँ, मैं जो है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि रुहेलों से युद्ध हुआ उसी बीच में, अननेसेसरी का युद्ध, केवल युद्ध पैसा लूटने के लिए। किस तरीके से हम इस क्षेत्र से अधिक क्षति ले, अवध का जो अवध से उसने काफी सारा, चैत सिंह वहां का नवाब था, उससे उसने काफी सारा हर्जाना लिया। तो इस तरीके से उसने क्या किया, जिस तरीके से जहां जहां, अच्छा कंपनी के लिए तो ले ही रहा था, साथ में अपने ऊपर भी, अपने लिए भी व्यक्तिगत रूप से भी वो अपनी काफी सारा घूसखोरी में से इन्वॉल्व था। वो बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बस ये जानिए आप कि वारन हेस्टिंग्स आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। तो अब इन सब मामलों की जांच के लिए जो है 1782 में वहाँ एक प्रवर समिति बनी, उसने जांच किया इस चीज की कि क्यों इतना ज़्यादा ये सब आरोप लग रहे हैं। और जब वारन हेस्टिंग्स यहाँ से गया तो उसके ऊपर बाकायदा जो है महाभियोग चला। तो इस तरीके से ये सब बैकग्राउंड में चीज़ें रहीं। अब इसमें हम प्रावधान पे आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉन्सेप्चुअली जानना बहुत जरूरी होता है। आप रट तो सकते हो बहुत सारी चीज़ें, आप तुरंत ABCD करके रट लोगे, लेकिन जब तक आपको फैक्ट, अगर आपको एक बार सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगी तो रटने की विशेष आवश्यकता नहीं है। गंभीरता का लेवल ब्रिटेन सरकार का इस तरीके से था कि प्रावधान क्या थे, प्रावधान देखते हैं। ब्रिटेन की संसदीय बोर्ड ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करना था, इसका काम क्या दिया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जितना भी व्यापारिक कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कामों को छोड़ करके, व्यापारिक कार्यों को छोड़ करके जो भी कार्य करने थे, जो भी सैनिक असैनिक प्रशासन संबंधी जितना भी कार्य करना था, उन सबका जो है ब्यौरा इसके सामने रखना होता था। और ये इसमें आदेश दिया था, डायरेक्टरों की गुप्त समिति के द्वारा इनको आदेश दिए जाते थे कि जो है इनकी अनुमति माननी अनिवार्य थी। फिर दूसरी ओर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप जानते हैं, द्वैध शासन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये द्वैध शासन लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ही, पहले से ही थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले आया गया। सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है व्यापारिक कार्यों को छोड़ करके इनको से आदेश दे, जो है ये आदेश देती थी और उसको आदेश को मानना इनके लिए अनिवार्य था। दूसरा क्या था, एक तो ये लाया गया, दूसरा क्या है, ये दोहरी शासन प्रणाली लाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जानते हैं आप, पहले से ही था, जो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति करता। भी मैं बताऊंगा कि क्यों कौन किस लिए क्या ये इनफेक्टिव हो गया। दूसरा क्या है, परिषद जो थी, परिषद में पहले मैंने बताया था 4 जो है वहां मेंबर होंगे। अब 4 की जगह क्या किया गया, चूंकि 4 हो जाते तो 5
गवर्नर जनरल मिला के 5 हुए थे, तो 3 का कोरम लाना मुश्किल हुआ था बहुमत का, तो सारे डिसीजनों में समस्या हो रही थी लेने में, बहुमत लेने में। तो अब 4 की जगह 3 कर दिया गया। एक अगर अब 3 हो गए तो अब एक गवर्नर जनरल और प्लस 3 ये, तो 4 हो गए। अगर कोई भी एक भी गवर्नर जनरल के सापेक्ष होता, उसके समर्थन में होता, तो ये दो मतलब उसके लिए निर्णय पास कराना गवर्नर जनरल के लिए अपने लिए आसान होता। तो ये हो गया। युद्धों से उतनी उठापटक हो चुकी थी उसका कि कुछ समय के लिए जो है युद्धों से मोह भंग जैसी स्थिति हुई और बोला गया कि आगे से आक्रामक युद्ध कंपनी नहीं करेगी, कहीं भी कंपनी आक्रामक युद्ध नहीं करेगी। इस तरीके से कुछ प्रावधान थे। अब मैं एक एक करके इनका बताता हूँ कि क्या समस्या हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम हुई। ये दोहरी पद्धति ये 1856 तक 58 तक चलती रही, ये इसका उन्मूलन नहीं किया, 1858 तक चलती रही। और इसके साथ समस्या क्या हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी यहाँ पे है, ये दोनों ब्रिटेन में है। नियुक्ति जो कंपनी के अधिकारियों की करती है वो ये करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करती है। आदेश ये और व्यापारिक आदेश भी साथ में देती है। और ये क्या है, व्यापारिक आदेश छोड़ करके और सारी चीजें देखता है। जब आपके कोई 2 बॉस हो और वो दूर स्थित हो, ठीक, और उन दोनों बॉस में उस तरीके का कम्युनिकेशन ना हो, आप इस चीज को खुद अपने व्यवहारिक जीवन में आप सोचिए कि अगर आपके 2 बॉस हैं और वो बहुत दूरी पे स्थित हैं और उनका आपस में कम्युनिकेशन ना हो, तो आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो जो आपके विवेकाधिकार पर निर्णय करते हैं। अगर ये बॉस पूछेगा भाई ये काम क्यों कर दिया, तो आप बोलो कि इसने बोला था। ये बोले कि क्यों कर दिया, भाई इसने बोला था। जैसे आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो, तो अगर आपके चाचा ताऊ हैं, उनका आपस में ठीक ना, लेकिन आपसे संबंध ठीक हो, आप क्या कर सकते हो कि मतलब ये बोला, ये ताऊ जी ने बोल दिया, वो किया, वो चाचा ने बोला इसलिए मैंने किया, तो आप बचे रहते हो। और कंपनी ने यही किया सब। उसके बाद बोला था आक्रामक युद्ध नहीं करना, उसने बोला करेंगे, और किया उसने किया। आप अगर आपको ध्यान हो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान का, मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध 1793-94 के आसपास आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1802 के आसपास जो है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। किया उसने, खुल्लम खुल्ला किया, और दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, कुछ नहीं हो पाया उसमें। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा विवेकाधिकार के चांस बढ़ जाते हैं अगर आपके 2 बॉस दूर स्थित हों और कम्युनिकेशन के जो संचार के साधन हों, सूचना और संचार के साधन सीमित हों, तो आपके ऐसे कम्युनिकेशन बन जाती हैं। इस तरीके से चीज़ें बन गई। तो ये एक तरीके से ये पिट्स इंडिया एक्ट का समस्या रही है वहाँ पे 1786 में। अच्छा, जो 3 लोगों की ये बहुमत थी, चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को वहाँ का एक कुलीन व्यक्ति था, उसको लाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा प्रयासरत थी कि वो आगे आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान संभाले, वहाँ पर जा करके गवर्नर जनरल के रूप में उसको लाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि 1786 में, आगे बता रहा हूँ, 1786 में उन्होंने एक और एक्ट लाया। 1786 में एक और एक्ट लाया कि बोला कि जो भी 1786 में एक और एक्ट लाया और बोला कि जो भी आपका 3 लोग मान 4 लोग भी हैं, अगर कोई भी वो दे रहे हैं, तो विशेष परिस्थितियों में इसको जो है हम हटा सकते हैं। इस निर्णय को रद्द करके गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपना निर्णय ला सकता है। और 1793 का जो एक्ट आया, 1793 के एक्ट में विशेष कुछ नहीं किया गया। हम इसको, हालांकि 1793 के एक्ट और 1813 के एक्ट के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो